रात और दिन एक के बाद भी एक आते हैं, उसी तरह शांति और अशांति भी साथ ही चलती है। यही तो जीवन है, जिसमें हल्के और गहरे दोनों ही रंग होते हैं। शाम सफेद लगा ही रहता है। यदि ये बदलाव ना हो तो जीवन नीरस और बोझिल लगने लगता है। घटनाओं का ऐसा ही कुछ क्रम तो अधीश के जीवन में लगा हुआ है। जब भी उसने सोचा है कि कुछ समय उसके जीवन में आ जाती है, अब कौन सी नई मुश्किल अधीश की राह रोककर खड़ी होने वाली है? क्या वो संयुक्त यंत्र ही उस विपत्ति का कारण बनने वाला है? क्या अधीश को तरंगम में कोई जीविका मिल सकेगी? अगले दिन अधीश फिर सुबह जल्दी उठकर अभ्यास के लिए चला गया और वापस आकर सबसे पहले उसने आचार्य के सामने अपनी बात रखी। मैं सोच रहा था कि आपके जानने वालों में यदि किसी के पास मेरे लायक कोई काम हो तो अब 1 साल तो मुझे तरंगम में रहना ही है। खाली बैठे हुए अच्छा नहीं लगता। बटुक अधीश का आशय समझ गया और बोला, खाली क्यों बैठना? आप अभ्यास कीजिए, नए नए मंत्र सिद्ध कीजिए, औषधियां बनाइए और किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अधीश ने कहा, अभ्यास तो मैं करता ही हूं बटुक जी, और आपके रहते हुए मुझे किसी बात की चिंता वैसे भी नहीं है। लेकिन फिर भी बटुक अच्छी तरह समझ रहा था कि अधीश जैसे अत्यधिक आत्मसम्मान वाले व्यक्ति के लिए किसी पर निर्भर रहना कितना खलता होगा, और उसके ऊपर आचार्य कश्यप की भी तो जिम्मेदारी थी। यही सब सोचकर बटुक ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपको कुछ मांत्रिकों और वैद्यों से मिलवा सकता हूं, जिनके साथ रहकर आप अपना अभ्यास भी जारी रख सकते हैं और अपनी जीविका भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं बलवीर जी से इस बारे में बात करूंगा। यदि उनके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा तो सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। बलवीर का नाम सुनकर अधीश को भी अच्छा लगा। वास्तव में वो भी बलवीर जैसे ही किसी योग्य व्यक्ति के साथ रहकर काम करना चाहता था। जब अधीश ने इस बारे में आचार्य कश्यप को बताया तो वे कुछ चिंतित दिखाई दिए। उन्होंने अधीश को सावधान रहने की हिदायत देते हुए कहा, देखो अधीश, तरंगम में जीवन उतना ही सुंदर और सरल नहीं है जितना दिखाई देता है। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम पहले ही हर काम सोच समझ कर करते हो, लेकिन यदि तुम व्यवसाय में हाथ डाल रहे हो तो तुम्हें और भी सावधान रहने की जरूरत है। अधीश आचार्य कश्यप की बात अच्छी तरह समझ रहा था। बटुक पहले ही उसे इस बारे में सब कुछ बता चुका था। बात यह थी कि बहुत पहले जब तरंगम बसाया गया था तो दुनिया के गिने चुने और बहुत ही योग्य मांत्रिकों ने इस नगर की नींव रखी थी। लेकिन बाद में सुख सुविधाओं के वशीभूत होकर यहाँ के लोग अपना मूल कर्म भूल चुके थे और एक अजीब से प्रतियोगिता में दौड़ रहे थे। सभी बस अधिक से अधिक धन और शक्ति प्राप्त करना चाहते थे, और इसके लिए नई नई जड़ी बूटियां खोजना, औषधियां बनाना और खरीदना, साथ ही अनेक रस जीवों को अपने काबू में रखना ही उनके उद्देश्य बन चुके थे। ऐसे में असली और सच्चे मांत्रिक तो तरंगम में मुट्ठी भर ही बचे थे। बटुक ने शीघ्र ही बलवीर से बात कर ली और बलवीर ने भी खुशी खुशी इस बात के लिए अपनी सहमति दे दी। अब अधीश सुबह के समय अभ्यास करता और बाकी सारा दिन बलवीर के साथ जड़ी बूटियां चुनने और औषधियां बनाने का काम करता। 1 ही महीने में उसने ज्वाला मंत्र भी सिद्ध कर लिया था और बलवीर के लिए औषधि बनाकर उसे ठीक ठाक आय भी हो जाती थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन जब भी अधीश के जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो और समय शांति से बीत रहा हो, तभी कोई ना कोई तूफान जरूर उठ खड़ा होता है। ऐसा ही एक नया तूफान उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन यह अचानक आ जाने वाला संकट नहीं था। इसकी शुरुआत भी उसी दिन हो गई थी जिस दिन अधीश ने इस नगर में अपना पहला कदम रखा था। अधीश बलवीर के साथ मिलकर अनेक औषधियां बना रहा था, जिनकी उन्हें अच्छी कीमत मिल रही थी, और यही बात बलवीर के कुछ प्रतिद्वंदी वैद्य मांत्रिकों को अच्छी नहीं लग रही थी। इनमें से प्रमुख था सोमसेन। सोमसेन पहले ही बलवीर से जलता था और अब तो बलवीर की वजह से उसके व्यवसाय को जबरदस्त घाटा हुआ था। जब उसे पता चला कि नगर में कोई नया मांत्रिक आया है और वही बलवीर की सहायता कर रहा है, तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने अपने एक सहायक कमल सेन को बुलाया और कहा, जाओ और पता लगाओ ये नया मांत्रिक कौन है जो बलवीर की मदद कर रहा है। कमल सेन बोला, मैंने पहले ही इस बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है महाशय। ये नया मांत्रिक जिसका नाम अधीश है, किसी दूसरे नगर से अभी अभी तरंगम में आया है। उसके साथ एक बूढ़ा मांत्रिक भी है।
दोनों बटुकनाथ के घर में ठहरे हुए हैं। दोपहर से शाम तक बलवीर के साथ औषधि निर्माण करता है और हर रविवार को उत्कर्ष भवन से नई नई औषधियों के लिए जड़ी बूटियां खरीदने जाता है। सोमसेन को अपने सहायक पर गर्व हुआ। उसने कमल को आदेश दिया, अच्छा किया जो तुमने सब पता लगा लिया। अब हमें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तुम अपने सबसे ताकतवर पालतू रसजीव को साथ ले जाओ और इस नए मांत्रिक की हत्या कर दो, जल्दी से जल्दी, जब भी तुम्हें मौका मिले। कमल सेन ने उत्तर दिया, जैसी आपकी आज्ञा। अब यह अधीश पुरोहित तरंगम की हवा में सांस लेने के लिए और अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। यह कहकर कमल वहां से चला गया और अधीश को मारने की योजना बनाने लगा। अधीश रोज ही बलवीर की प्रयोगशाला तक अकेला ही जाता था और कमल उसे आसानी से सुनसान रास्ते पर अकेले में मिल सकता था। लेकिन कमल ने इस काम के लिए रविवार का दिन चुना ताकि वो अधीश को उस समय मार सके जब वो भीड़ भरे बाजार में जड़ी बूटियां खरीदने आया हो। उसका सोचना था कि इससे तरंगम के लोगों में उसकी बहादुरी की धाक जम जाएगी और भविष्य में कोई और इस तरह की गलती दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। रविवार की सुबह अधीश हमेशा की तरह उत्कर्ष भवन की ओर जा रहा था। जैसे ही वो मुख्य द्वार से अंदर जाने के लिए मुड़ा, किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके स्पर्श से ही अधीश समझ गया कि कंधे पर रखा गया हाथ किसी मित्र का नहीं है। हे मस्त! अधीश पलट कर चिल्लाया। उसका दुश्मन भी उसकी तेजी पर एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन वो कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं। तुरंत ही उस स्थान से हटकर एक ऊंची इमारत पर चढ़ गया। अधीश का पूरा ध्यान उसी की ओर था और कमल सेन की चाल थी। अधीश अभी कमल सेन पर एक बार फिर हमला करने की सोच ही रहा था कि किसी ने बहुत जोर से उसके सर पर वार किया। किसी ने मुट्ठी से जोरदार प्रहार किया था। यह हमला इतना भयंकर था कि अधीश को चक्कर आ गया। यदि अधीश की जगह कोई साधारण कदकाठी का व्यक्ति रहा होता तो शायद वहीं दम तोड़ देता, लेकिन अधीश का शरीर बहुत अधिक मजबूत था। चकराकर गिरते हुए अधीश ने पीछे मुड़कर देखा। एक दैत्याकार रसजीव उसके पीछे खड़ा था और उसी ने अधीश पर प्रहार किया था। भारी भरकम शरीर वाला वो जीव जिसका नाम जेरम था, इस लड़ाई में कमल सेन का साथी और सोमसेन का प्रिय पालतू था। अधीश ने अब तक तरंगम में जितने भी रसजीव देखे थे, ये उन सब में सबसे बड़े आकार वाला था। बड़ी बड़ी धूसर रंग की आंखों में खून झलक रहा था। उसकी चमड़ी भी काले और धुएं के रंग के बीच के रंग की थी और गेंडे की खाल की तरह मोटी थी। चमड़ी पर जगह जगह बड़े बड़े फोड़े जैसे थे जिनसे एक घिनौना पदार्थ बह रहा था। लेकिन उसके शरीर और सर पर एक भी बाल नहीं था, ना ही लीमा की तरह उसकी लंबी पूंछ थी। ऐसा लगता था जैसे जंगली सुअर या गेंडे को ही इंसान की शक्ल में ढाल दिया गया है। जेरम, बस एक प्रहार और! कमल सेन चिल्लाया। जेरम अगला कदम उठाता इससे पहले ही अधीश संभल चुका था। पृथ्वीघात! तुरंत ही मिट्टी और पत्थरों की एक मोटी दीवार ने जेरम को घेर लिया। जेरम उसके अंदर धंसता ही जा रहा था, लेकिन अधीश जानता था कि रसजीवों की शक्ति बहुत अधिक होती है और वो ज्यादा देर तक उसे इस दीवार में रोक नहीं सकता। इसलिए उसने अपना अगला वार कमल सेन पर किया, क्योंकि वही था जो इस समय जेरम को काबू कर रहा था और कमल को खत्म करने का अर्थ था जेरम भी आसानी से मारा जाएगा। जेरम को घिरता देखकर कमल जल्दी से नीचे आ गया और कुछ दूरी पर अधीश के सामने खड़ा हो गया। जल शक्ति! कमल ने हमला किया। इसके लिए अधीश पहले ही तैयार था। वात चक्र! अधीश ने मंत्र पढ़ा और दूर हट गया। उसका शरीर एक पत्ते से भी ज्यादा हल्का लग रहा था और हवा के चक्र के साथ लगातार स्थान बदल रहा था। कमल का जल शक्ति मंत्र भी कम शक्तिशाली नहीं था, एक दूसरी श्रेणी का जल मंत्र था। पानी की लहरें मोटे मोटे अजगरों की तरह चिंगारती हुई अधीश की ओर बढ़ रही थीं। हे मस्त्र! अधीश चिल्लाया और पल भर में ही सारा पानी बर्फ में बदल गया। 3 तत्व मंत्र! बहुत अच्छे! कमल मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा घबरा गया था। उसने अधीश को एक सामान्य मांत्रिक समझा था जो औषधियां बनाना जानता है और उसी से जीविका कमाता है, लेकिन यहां सच्चाई तो कुछ और ही सामने आ रही थी। चिंगारी! कमल चिल्लाया। आसमान लाल हो गया और चिंगारियां बरसने लगी। आग के बड़े बड़े कतरे जहां जहां गिर रहे थे वहां जलने के निशान पड़ने लगे। सड़क के दोनों ओर उगी घास जलने लगी। अधीश अब भी वात चक्र की सुरक्षा में था, लेकिन कब तक? आसमान से हर तरफ से चिंगारियां बरस रही थी। इतने में एक जोरदार धमाका हुआ।
अधीश की बनाई दीवार तोड़कर जेरम बाहर आ चुका था। अधीश ने एक बार फिर हिम अस्त्र का सहारा लिया ताकि चिंगारियों की शक्ति को कम किया जा सके। कमल ये देखकर एक बार फिर अधीश की ओर झपटा और दूसरी तरफ जेरम भी अपनी लाल आंखें निकालकर चिंगारता हुआ उसकी ओर दौड़ा। अधीश उन दोनों के बीच से हटकर एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया। पृथ्वी घात तड़ित जाल। अधीश ने लगातार 2 मंत्र पढ़े। कमल सेन ये देखकर भौचक्का रह गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया और पृथ्वी घात से खुद को बचा लिया और तड़ित जाल को अपने एक सिद्धि यंत्र की सहायता से नाकाम कर दिया। यदि मुझे पता होता कि अधीश कोई मामूली मांत्रिक नहीं है तो मैं कोई शक्तिशाली सिद्धि यंत्र साथ लाता, कमल ने सोचा। अब वो पछता रहा था, क्योंकि अब उसकी हालत हमला करने वाली नहीं रही थी। अब वो खुद को और जेरम को बचाने की कोशिश में लगा था, लेकिन अधीश की लाश लिए बिना लौटने का मतलब था सोमसेन खुद उसे मार डालेगा। इसलिए एक बार फिर वो जी जान से अधीश के खिलाफ लड़ने में जुट गया। कमल ने अपनी म्यान में से अपनी महाशक्तिशाली अग्नि तलवार निकाली और अधीश पर एक भरपूर वार किया। वार बचाते बचाते भी तलवार अधीश के कंधे से जा लगी और खून की धार फूट निकली। लेकिन घाव जितना बड़ा नहीं था, उससे कहीं अधिक उसे दर्द हो रहा था। अब अधीश का खुद पर से नियंत्रण खो रहा था। ज्वाला। दर्द के बावजूद अधीश ने हमला जारी रखा। जल शक्ति। कमल ने ज्वाला का असर खत्म कर दिया। अंधकार। अधीश ने अपना सबसे भरोसेमंद मंत्र पढ़ा। अंधेरा गहराने लगा और कमल सेन होश खोने लगा, लेकिन जेरम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा। इस बीच अधीश ने अपने छल्ले से रक्तरोधी औषधि निकालकर पी ली और जल्दी जल्दी वहां से भागने की कोशिश करने लगा। खून बहना बंद हो चुका था, लेकिन अब अधीश के घाव में भयंकर जलन उत्पन्न हो गई थी। चाहते हुए भी वह आगे बढ़ नहीं पा रहा था। इस अंधकार मंत्र का प्रभाव कुछ ज्यादा ही तेजी से कम हो रहा था। शायद कमल पहले से ही इस मंत्र का कोई तोड़ जानता था। साथ ही उसे आश्चर्य भी हो रहा था कि 6 तत्व मंत्र अधीश के पास कैसे आए। उधर जेरम एक बार फिर आजाद हो गया था और अधीश के घायल हो जाने का फायदा उठाकर उसे दबोच लिया और जोर जोर से मुक्के बरसाने लगा। अब अधीश लगभग अधमरा हो गया और जेरम उसे उठाकर अपने मुंह के करीब ले आया। यही उस भयानक रसजीव की विशेषता थी कि वो किसी को भी जीवित ही निगल सकता था। अधीश अब भी उसके हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था और अपनी तलवार निकालकर उस पर हमले कर रहा था, लेकिन उस भयंकर जीव ने अधीश को इस तरह जकड़ रखा था कि अधीश चाहकर भी कोई मंत्र नहीं पढ़ सका था। इससे जेरम के साथ साथ खुद उस पर भी असर हो सकता था और ना ही अधीश के हाथ आजाद थे कि वो अपनी तलवार या खंजर निकाल सके। ये सब कुछ ही पलों के भीतर हो गया और जेरम अब किसी भी क्षण अधीश को अपना भोजन बना सकता था। उसके मुंह से गाढ़ी और बदबूदार लार टपक रही थी। कमल अब पूरी तरह अंधकार से बाहर आ चुका था, लेकिन इससे पहले वो जेरम को रोकता या अधीश कुछ कर पाता, जेरम ने अधीश को पूरा ही निकल लिया। जेरम, ये तुमने क्या किया? कमल गुस्से से पागल हो उठा था, लेकिन कमल तो अधीश को मारने ही आया था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? क्या अधीश जैसा योद्धा और मांत्रिक एक मामूली रसजीव का भोजन बन पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।